जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल के तीसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल का दूसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, जो आपके आगामी आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि यदि किसी तार के व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है आधा, तीसरा ऑप्शन है 2 गुना, चौथा ऑप्शन है 4 गुना। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तार व्यास को आधा कर दिया जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। मेरे मित्र, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस सेशन को ज्वाइन किए हो। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि ये कोई चालक तार है। ये कोई क्या है सर? चालक तार है। तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या होगा, अपना अनुप्रस्थ काट भी होगा। मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप सभी कहेंगे गुरुजी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मित्र, जरा सा आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे a इक्वल टू तो हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और ये जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। मेरे मित्र, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस तार की जो व्यास है उसको आधा कर दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है? व्यास को आधा कर दिया जा रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग त्रिज्या की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, यानी कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी देख रहे हो कि a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ कि जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो त्रिज्या के क्या होती है? आप कहेंगे सर समानुपाती होती है। ध्यान में रखेंगे, सिर्फ त्रिज्या के ही समानुपाती नहीं होती है, त्रिज्या के स्क्वायर के भी समानुपाती होती है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि A इज यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। और अगर हमारा त्रिज्या यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर त्रिज्या के जगह 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा a इक्वल टू हो जाएगा 1/4। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब क्रॉस सेक्शन एरिया 1/4 हो जाएगा तो हम सबों को मालूम है कि r इक्वल टू रो L/A होता है। इस फॉर्मूला से जो हमारा प्रतिरोध होगा नया वाला वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1/4r के रूप में है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर हम लोग a/4 लिखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। आप कहेंगे कि सर सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नया प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर पुराने प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। कब? जब आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्यास को आधा कर दिया जाएगा तब। मेरे मित्र, आपसे पूछा जा रहा है कि तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम सबों को मालूम है V समानुपाती क्या होता है? I होता है। और हम लोग कहते हैं कि सर V इक्वल टू IR, जहां पे प्रतिरोध हमारा ओम के नियम का नियतांक हो जाता है। मेरे मित्र, R इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर V/I हो जाए, सॉरी R हमें नहीं निकालना है, हमें I निकालना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। अब मेरे मित्र जरा सा आप हमें ये बता दो कि यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि सर विद्युत धारा जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है और यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी घट जाएगा। मेरे मित्र, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो नया प्रतिरोध है, जब तार के व्यास को आधा कर दिया जा रहा है तो नया प्रतिरोध आपको कितना देखने को मिल रहा है? गुरुजी 4R देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 4R रखे तो आप कहेंगे सर धारा का मान तो सीधे 1/4 हो जाएगा।
आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब रही बात किसकी? एग्जाम की। ये तो अभी आप लोग सीख रहे हैं, ध्यान में रखेंगे कि इसमें अभी और कैलकुलेशन बाकी है। मैंने बहुत ही शॉर्ट करके आपको बताया है। आप सभी को बस इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए और तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, तो आप सभी कहेंगे सर 1/4, ये तो हमको याद रह जाएगा। लेकिन अगर यहां पे क्वेश्चन ये पूछता कि यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार का प्रतिरोध क्या होगा, तब आप सभी कहते सर तार का प्रतिरोध जो है वो 4 गुना हो जाएगा। सिंपली याद रखना है कि यदि आयतन क्या हो सर, किसी भी तार का नियत रखा जाए और साथ ही साथ उसके व्यास में परिवर्तन किया जाए, तो क्या कहेंगे सर जो प्रतिरोध है वो परिवर्तित होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे यदि किसी तार की आयतन को नियत रखा जाए और साथ ही साथ उसके व्यास को क्या कर दिया जाए, तो सर व्यास को आधा कर दिया जाए, तो जो हमारा प्रभावी प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4R हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो ये चीज आप सभी अगर चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं कि यदि तार की आयतन निश्चित हो और तार के व्यास को क्या कर दिया जाए, तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आधा कर दिया जाए, तो जो नया प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? पुराने का 4 गुना होगा। क्या होगा? पुराने का 4 गुना होगा। बस यही बात आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। बाकी के कैलकुलेशन तो आप सभी कर ही लेंगे, लेकिन उतना ज्यादा आपको एग्जाम में समय नहीं रहेगा। तो सिंपली याद रखेंगे कि तार का आयतन अगर नियत हो तो क्या कहेंगे कि तार के व्यास को आधा कर देंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध वाली 5 कुंडली के संयोजन से प्राप्त होने वाली अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का मान क्या होगा? मेरे मित्र जब भी आपसे सवाल करा जाए कि अधिकतम प्रतिरोध, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मैक्सिमम प्रतिरोध के लिए हम लोग जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको किस में जोड़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। यानी कि अगर हमारा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होगा तो जो समतुल्य प्रतिरोध मिलेगा वो क्या होगा? आप सभी याद रखेंगे मैक्सिमम आर होगा। क्या होगा सर? मैक्सिमम आर होगा। और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे न्यूनतम प्रतिरोध की, तो आप सभी के माइंड में क्या आना चाहिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज आना चाहिए, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस आना चाहिए। यानी कि जब हम लोग प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो जो हमें इक्विवेलेंट प्रतिरोध मिलेगा यानी कि समतुल्य प्रतिरोध मिलेगा वो क्या होगा सर? न्यूनतम होगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध वाली 5 कुंडली के संयोजन से प्राप्त होने वाली मैक्सिमम और मिनिमम रेसिस्टेंस क्या होगी? ध्यान में रखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम जो बात की जा रही है वो क्या है? समतुल्य प्रतिरोध है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम यहां पे सीधे सीधे मैक्सिमम प्रतिरोध की बात करें, यहां पे सीधे सीधे मैक्सिमम आर की बात करें, तो सर जितने भी प्रतिरोध दिए हुए हैं उन सभी को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और न्यूनतम की बात करेंगे तो एक बार समांतर क्रम में जोड़ेंगे। मेरे मित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आप क्या करते हो? तो सर जो सिंपल हम लोग जोड़ते हैं उस तरह से जोड़ देंगे। तो यहां पे 2 ओम है तो 2 और 3 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 9 6 15 और 15 12 27, यानी कि मैक्सिमम प्रतिरोध आपका कितना आ गया गुरुजी? 27 ओम आ गया। अब आपको न्यूनतम प्रतिरोध यानी कि मिनिमम प्रतिरोध भी निकालना है। क्या कहिएगा कि सर सभी प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सर मिनिमम रेसिस्टेंस। तो आप कहेंगे सर 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ध्यान में रखेंगे सबका एलसीएम लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 12 दूना 24, 3 8 24, 4 6 24, 6 चौका 24 और 12 दूना 24। क्या होगा? 12 8 20, 20 6 26, 4 30 2 32। ये कितना हो गया सर? 32/24 हो गया। कितना हो गया? 32/24। मेरे मित्र आप सभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे? सर 16 दूना 32 और 12 दूना 24। ध्यान में रखेंगे कि ये 1/RP इक्वल टू 16/12 आया है। क्या आया है सर? 1/RP इक्वल टू 16/12 आया है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा RP इंटू 16 इक्वल टू 12 और हम लोग कहेंगे RP इक्वल टू हो जाएगा 12/16। क्या हो जाएगा? 12/16। इसको और कैंसिल कर सकते हैं क्या?
आप कहेंगे 2 छा के 12, 2 अट्ठे 16। अब इसको डिवाइड करने में आसान होगा मेरे मित्र। 6 को हमको 8 से डिवाइड करना है। आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी यहाँ पे 100 से पॉइंट डालिए और यहाँ पे एक जीरो डालिए, 8 सतह 56 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा सर, 4 पॉइंट डाले हुए हैं तो जीरो आएगा ही सर, 8 पंचे 40 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारा न्यूनतम प्रतिरोध होगा वो 0.75 ओम होगा और जो मैक्सिमम प्रतिरोध होगा वो हमारा 7 ओम होगा, तो सॉरी 27 ओम होगा। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 27 ओम और 0.75 ओम दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में तो सर 27 ओम दिया हुआ है, लेकिन आपका दूसरा 0.65, आप कहेंगे सर ये तो गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में 28 ओम दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे 0.75 ओम दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम तो 27 ओम होगा, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब 27 ओम और 0.75 ओम आपके तीसरे ऑप्शन में है, तो सर बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब भी मैक्सिमम रेसिस्टेंस की बात की जाएगी, जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको आप क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। और जब मिनिमम प्रतिरोध की बात की जाएगी तो सर जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको आप क्या करेंगे, तो सर सबको आप पैरेलल फॉर्म में क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे कहा जा रहा है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध ए और 6 ओम के प्रतिरोध बी और 2 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ए और बी के सिरों पर विभवपात क्रमशः है। ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो विभवपात की बात की जा रही है तो सर इसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। बहुत सारे मित्र यहां पे कहेंगे कि गुरुजी ये कैसे सॉल्व होगा। यहां पे हमसे कहा जा रहा है कि 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को 2 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो सर ए और बी के सिरों पर विभवपात हम लोग कैसे निकालेंगे। मेरे मित्र मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था कि जब भी बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए रहते हैं तो उनसे जो प्रवाहित धारा का मान होता है वो क्या होता है सर, समान होता है। यानी कि जितना धारा एगो प्रतिरोध से बहेगा उतना ही धारा सभी प्रतिरोध से बहेगा। कब, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो। लेकिन सभी प्रतिरोधों की विभवांतर क्या होती है सर, अलग अलग होती है। मेरे मित्र पहले हम लोग एक बार यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डायग्राम कैसा बन सकता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई 4 ओम का प्रतिरोध है और साथ ही साथ ये आपका कोई एक 6 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। अब ये दोनों ही प्रतिरोध, ये 4 ओम का प्रतिरोध और साथ ही ये 6 ओम का प्रतिरोध क्या है, तो सर एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है जिसका विभवांतर कितना है, तो सर विभवांतर जो है वो 2 वोल्ट है। कितना है सर, 2 वोल्ट है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे जो आपका ये वाला प्रतिरोध है इसका जो विभवांतर मान लेते हैं V1 है वो क्या होगा, और जो ये वाला प्रतिरोध है अगर इसके विभवांतर को V2 माने तो ये क्या होगा। क्या कहोगे कि गुरुजी इस दोनों ही प्रतिरोध से तो पहला चीज क्लियर है कि एक ही धारा बहेगी, तो हम लोग यहां पे ये करते हैं कि पहले इस पूरे सर्किट से कितना धारा बह रहा है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, आप सभी कहोगे कि गुरुजी पहले हम लोग यहाँ पे टोटल प्रतिरोध निकालेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो हम सीधे कह देंगे RS इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। मेरे मित्र आपका विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट। क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हम धारा की बात करेंगे तो I इक्वल टू V/R हम सीधे लिख सकते हैं। I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V/R लिख सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखेंगे कि यहां पे 2 बटा क्या हो जाएगा 10, 2 एकम 2, 2 पांचे 10। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे, अगर हम लोग बात करेंगे धारा की तो आप कहेंगे सर इस पूरे सर्किट से जो धारा बह रही होगी वो कितना होगा, 0.2 एम्पियर। कितना होगा, 0.2 एम्पियर। मेरे मित्र आपको यह पता चल गया कि इस पूरे परिपथ से कितना धारा बह रही है, 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है। अब वही धारा 4 ओम से भी बहेगी और 6 ओम से भी बहेगी, आप कहेंगे बिल्कुल। तो भाई मेरे आपसे यह पूछा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा, आप क्या कहोगे कि सर V इक्वल टू IR होता है। तो मेरे मित्र यहां पे आप सभी ध्यान देंगे, कि अगर हम V1 की बात करेंगे तो हमारा वैल्यू IR1 के रूप में दिखेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र IR1, I आपका कितना है गुरुजी 0.2 और आपका प्रतिरोध कितना है 4, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे आपका क्या आ जाएगा 10। क्या कहोगे आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 4 दूना 8, 8/10, इसको हम लोग 0.8 वोल्ट लिख सकते हैं। यानी कि आपका V1 कितना आ गया, आप कहेंगे सर 0.8 वोल्ट।
कितना आया 0.8 वोल्ट। मेरे मित्र V2 की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये IR2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IR2। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी धारा का मान तो 0.2 ही रखेंगे यहां पे। अब यहां पे R2 आपका कितना है? तो सर जी R2 6 ओम है। भाई मेरे ये आपका 2/10 यहां भी हो गया। और क्या कहोगे कि सर जी ये 6 दूना 12/10, इसको हम 1.2 लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। आपसे क्या पूछा जा रहा था? ए और बी के सिरों पर विभव पात क्रमशः है। क्या कहेंगे कि सर एक विभव पात हमारा 0.8 वोल्ट है और दूसरा हमारा 1.2 वोल्ट है। तो मेरे मित्र सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है और लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये कैसे सॉल्व होगा? मेरे मित्र आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अभी मैं बता देता हूं। बाद बाकी जो अगला सेशन होगा उसमें हम लोग पहले अब फॉर्मूला को देखेंगे जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आपसे क्वेश्चन यहां पे ये करा जा रहा है कि 25 ओम का एक लैंप। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमारा प्रतिरोध कितना है, आप सभी ध्यान में रखेंगे 25 ओम। साथ ही लैंप द्वारा प्रति सेकंड मतलब टी कितना है आपका? सर 1 सेकंड। कितना ऊर्जा खपत की जा रही है? सर जी 100 जूल। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि विभवांतर क्या होगा। आप सभी को मालूम है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से कि जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो H = I² RT के रूप में होगी। जो ऊर्जा उत्पन्न होगी चेला जी वो किस रूप में होगी? H = I² RT के रूप में होगी। अब कहेंगे सर हमारे क्वेश्चन में तो R और T दिया हुआ है लेकिन I तो नहीं दिया हुआ है। मेरे मित्र आप सभी ओम के नियम को तो जानते हो ना? ओम्स लॉ को आप जानते हो कि नहीं जानते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल जानते हैं। आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी ओम के लॉ से V = IR होता है। तो हम लोग यहां पे दो चीज निकालते हैं, I = V/R और R = हम लोग क्या निकालते हैं? V/I निकालते हैं। मेरे मित्र जब हमारे क्वेश्चन में आई नहीं दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे कि सर यहां पे I = V/R जो है, क्या हम इसका वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं क्या? मेरे मित्र शौक से पुट कर सकते हैं। और यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर अगर I = V/R लिखते हैं, I = हम लोग क्या करते हैं सर? V/R लिखते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि सर H = हमारा क्या हो जाएगा? H = क्या हो जाएगा? I के जगह V/R का स्क्वायर, I के जगह V/R का स्क्वायर इंटू R इंटू टी हो जाएगा। मेरे मित्र V²/R² इंटू R इंटू टी हो जाएगा। मेरे मित्र ये स्क्वायर और R कैंसिल हो जाएगा और आप कहेंगे कि सर जी ये V²/R इंटू टी हो जाएगा। मतलब अब जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला निकल के आया वो V²/R इंटू टी निकल के आया है और इसी फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रतिरोध 25 ओम है, साथ ही समय 1 सेकेंड है और जो आपका ऊष्मा है वो या ऊर्जा है वो कितना है? 100 जूल। विभवांतर बताना है तो आपको H भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, R भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है। V² नहीं निकाल लीजिएगा। आप कहेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर जी यहां पे H के जगह हम क्या रखते हैं? तो सर H के जगह 100 जूल रखते हैं। V² है आपका, तो मेरे मित्र V² तो आप सबों को निकालना ही है। अब R कितना है? R सर जी 25 ओम है हमारा, तो लीजिए 25 गुना 1, क्या कहेंगे सर? 1 ही होगा। गुना करने से 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? सर उतना ही रहेगा। क्या कहोगे कि सर जी 2500 = V² हो जाएगा और V = हमारा क्या हो जाएगा? 50। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब कहेंगे सर V = 50 कैसे हो जाएगा? तो इधर चला V² है, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में नहीं आएगा, तो रूट 2500 का वैल्यू कितना होगा? आप कहेंगे सर 50। तो सही आंसर आपका, आप कहेंगे सर 50 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 वोल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ओए ओए लड़का, अरे एसी चलाओ यार, गर्मी लग रहा है। कहां मगन हो जाते हो?
आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि ओम के नियम के अनुसार डैश होता है। नियत ताप पर भी समानुपाती आई, नियत दाब पर भी समानुपाती 1/i, तीसरा है नियत स्थिति पर भी समानुपाती आई, और चौथा है आपका नियत ताप पर भी व्युत्क्रमानुपाती 1/i। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में ही बताया है ओम्स लॉ के बारे में कि जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि अगर नियत ताप पर कोई परिपथ रखा हुआ है तो उससे जो बहने वाली धारा होगी वो विभवांतर के समानुपाती होगी। नियत ताप पर जो बहने वाली धारा होगी वो विभवांतर के समानुपाती होगी। मतलब क्या कि ताप हमारा नियत होगा, ताप हमारा क्या होगा? आप कहेंगे सर नियत होगा, तो भी क्या होगा सर? आई के समानुपाती होगा। तो सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बहुत सारे मित्र यहां पे स्थिति देख करके परेशान हो जाते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। आप सभी याद रखेंगे कि जब भी ओम्स लॉ की बात की जाएगी तो टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। टेम्परेचर आपका क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। यह चीज आप सबों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि क्रमशः 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध के समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या टाइम लगेगा? आप कहेंगे सर इसको हम लोग जल्दीबाजी में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मेरे मित्र अगर आपको फॉर्मूला याद है और साथ ही साथ उसका इंप्लीमेंटेशन मालूम है तो क्या कहिएगा? सर 3 दूना 6 और 3 दू 5, 6/5 हो जाएगा। अब 6/5 को आप लोग डिवाइड कर लीजिए। आप कहेंगे सर 12 पंचे 60 होता है तो 1.2 हो जाएगा। बहुत सारे मित्र अकबका रहे होंगे कि गुरुजी ये कैसे हो जाएगा? तो भाई मेरे समांतर क्रम में जोड़ने के लिए जब दो प्रतिरोध रहे तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है कि नहीं बताया? आप बताओ सर। आप कहोगे जरूर बताएं सर, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो मेरे मित्र हमने अभी तो यही करा था। 2 ओम और 3 ओम तो सर दोनों को गुना करेंगे तो 2 गुना 3 अब प्लस क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3। अब आप बताइए 3 दूना 6 बटा 2 प्लस 3। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1.2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.2 ओम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप बताओ ये मुंह जबानी नहीं सॉल्व हो सकता है क्या? इसके लिए हमें पेन पेपर लगाने की जरूरत पड़ेगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन बिल्कुल नहीं कब? तो सर जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तब। तो मेरे मित्र आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जहां पे सिर्फ 2 ही प्रतिरोध रहेगा और उसको समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो आपको उतना ज्यादा लाग लपेटा नहीं लगाना है। दोनों को गुना करके और दोनों को जोड़ करके और क्या करेंगे? जो गुना वाला परिणाम है उसको जोड़ वाले परिणाम से भाग दे देंगे, आंसर पे टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति डैश होगी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वोल्टेज क्या होती है? सर धारा के समानुपाती होती है और इसको हम लोग VI ग्राफ बोलते हैं, जो कि हमेशा क्या होता है? सर एक सीधी रेखा होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कहेंगे सर रैखिक हो जाएगा। तो सर सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि तांबे के एक तार की त्रिज्या 0.5 mm है और लंबाई 100 मीटर है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता 2.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हो तो तार का प्रतिरोध होगा। बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। मेरे मित्र बस एक चीज आप सभी ध्यान में रखना, यहां पे एक चीज आप सभी ध्यान में रखना स्पेशल हिंट के रूप में। स्पेशल हिंट के रूप में क्या कि सर जो आपका 1 mm होता है वो मीटर में कितना होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे 0.01 मीटर होता है। कितना होता है? 0.001 मीटर होता है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो सर 1/1000 मीटर भी लिख सकते हैं, 1/1000 मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र आते हैं हम लोग सवाल पे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तार की जो त्रिज्या है वो कितना है? 0.5 mm। कितना है? 0.5 mm। लंबाई कितना है? तो सर जी लंबाई है 100 मीटर और साथ ही साथ प्रतिरोधकता कितनी है यानी कि रो कितनी है? तो गुरुजी 2.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है आर इक्वल टू वाट। क्या कहोगे कि गुरुजी आर इक्वल टू रो एल बटा ए होता है फॉर्मूला। आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? सर रो एल बटा ए। मेरे मित्र याद रखेंगे अभी जस्ट आप सबों ने पहले क्वेश्चन में डील करा है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है वो किसके समानुपाती होती है? तो सर
त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब ये हुआ कि सर a इक्वल टू हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में त्रिज्या दिया हुआ है, तो सर त्रिज्या के फॉर्म में अगर हम लोग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को लिखेंगे तो a के जगह हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो क्या हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो रो एल बटा पाई आर स्क्वायर नहीं हो सकता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। मेरे भाई आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो रो का वैल्यू हमारा कितना है? आप कहेंगे 2.5 इंटू 10 टू द पावर -8। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एल हमारा कितना है? आप कहेंगे सर एल हमारा 100 है। एल हमारा कितना है? 100 है। और मेरे मित्र आप सभी आ जाएंगे नीचे, तो आप कहेंगे पाई का वैल्यू तो हम लोग पाई ही रखते हैं। अब साथ ही आर स्क्वायर है, ये कितना है सर जी? ये है आपका 0.5 mm। कितना है? 0.5 mm। मेरे मित्र अगर हम लोग इसको मीटर में बदलेंगे तो आप कहेंगे सर ये 1/1000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/1000। आप क्या कहेंगे सर? 0.5/1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5/1000। तो अब आर स्क्वायर है, तो ये यहां पे जो वैल्यू आएगा आपका 0.5/1000, 0.5/1000, इसको तो हमें 2 बार लिखना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल 2 बार लिखना होगा सर। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि हम इस चीज को यहां पे पुट ही कर देते हैं ताकि चीजें आपको आसान लगे। ठीक है, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि सर जी ई 1000 तो ऊपर चला जाएगा। बस यही चीज मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे अगर हम r इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -8 इंटू 100 लिख दें, और साथ ही साथ ये जो हमारा 1000 और 1000 है इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो आप कहेंगे कि ये गुना 1000, अब फिर से क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। बटा हमारा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर पाई 0.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। और हम सबों को मालूम है क्या कि यहाँ पे 2 अंक बाद 0 है, तो हम लोग कहेंगे सर जी ये पाई इंटू 0.25 हो जाएगा। पाई इंटू क्या हो जाएगा? 0.25। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 2 0, यहां पे 3 0 और यहां पे भी 3 0, तो 3 3 6 और 2 कितना हो गया? 8। इसको हम 10 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। और यहां पे भी क्या है आपका? तो सर 10 टू द पावर -8 लिखा हुआ है। हम इसको फिर से एक बार यहां पे लिख ही लेते हैं। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -8। ये सब जीरो को हम लोग क्या कर सकते हैं सर? 10 टू द पावर 8 के रूप में लिख सकते हैं। और पाई इंटू क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 10 टू द पावर -8 और ये 10 टू द पावर +8 है, दोनों का बेस समान है, तो पावर क्या होगा? जुटेगा, प्लस माइनस। आप कहेंगे सर माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 में से 8 गया। आप कहिएगा सर 0 बचेगा। तो ये तो 10 वाला प्रोग्राम है, ये तो यही खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे ये 2.5 बटा क्या हो जाएगा? पाई इंटू 0.25। पाई इंटू 0.25। क्या कहोगे कि सर यहां से यहां ऊपर में हमारा 2.5 है और नीचे 0.25 है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो आप कहेंगे सर बराबर करने के लिए यहां आपको एक 0 लगाना होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 25 दाहें कितना होता है? आप कहेंगे सर 25 दाहें 250 होता है, और ये क्या आ जाएगा? 10/पाई आ जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि तांबे के एक तार की त्रिज्या 0.5 mm और लंबाई 100 मीटर है, यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता 2.5 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर हो तो तार का प्रतिरोध डैश होगा। आप कहेंगे गुरुजी तार का जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा हमारा 10/पाई ओम। क्या हो जाएगा? 10/पाई ओम। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर 10/पाई ओम जो है वो हमारे दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान देंगे कि यहां पे 10 बटा को लिखने के लिए सर ये साइन दिया हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। 10/पाई ओम, जबकि पहले ऑप्शन में 10 पाई ओम सीधे लिख दिया गया है। और तीसरे और चौथे ऑप्शन की तो बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वैल्यू 10/पाई ओम आ रहा है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि आई लंबाई, आर त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध डैश होगा। क्या कहोगे कि सर यहां सॉरी आई नहीं है, एल लंबाई है, तो एल लंबाई
और साथ ही साथ R त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध आप कहेंगे R इक्वल टू गुरुजी रो L बटा ए हो जाएगा। और इसी को हम लोग रो L बटा ए को पाई आर स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये वाला ऑप्शन आपकी किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि सर रो L, यहां पे ध्यान देंगे ये ऊपर में लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा रो L बटा पाई आर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन आपका R इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L बटा 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां पे इस वाले ऑप्शन को अगर आप ठीक करेंगे तो रो L बटा 2 पाई आर। और यहां पे अगर इस वाले ऑप्शन को आप ठीक करेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L बटा 4 पाई आर। मेरे मित्र आंसर आपके हाथ में है, आप बताओ क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर रो L बटा पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा होगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। परिणामी प्रतिरोध का जो आपका सूत्र पूछा जा रहा है वो क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी हम लोग परिणामी प्रतिरोध समांतर क्रम में अगर निकालते हैं तो 1 बटा आर पी इक्वल टू 1 बटा आर वन प्लस 1 बटा आर टू प्लस 1 बटा आर थ्री लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो हम ये आर पी इक्वल टू 1 बटा आर वन प्लस 1 बटा आर टू प्लस 1 बटा आर थ्री लिखते हैं, ये हमारा परिणामी प्रतिरोध होता है। तो अगर कहीं पे आर इक्वल टू 1 बटा आर वन प्लस 1 बटा आर टू प्लस 1 बटा आर थ्री है तो ये परिणामी प्रतिरोध होगा क्या समांतर क्रम के लिए। आप कहेंगे नहीं। अब यहां पे 1 बटा आर इक्वल टू 1 बटा आर वन प्लस 1 बटा आर टू प्लस 1 बटा आर थ्री लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला इतना इजी, इसलिए डाला ताकि आप सभी जब एग्जाम हॉल में इस टाइप के प्रश्न देखते हैं तो सब भौचक होना शुरू हो जाते हैं कि भाई परिणामी क्या हुआ, परिणामी किसी दूसरे ग्रह से आया है। नहीं मेरे मित्र, हम लोग जो आरपी 1 बटा आरपी इक्वल टू लास्ट में निकालते हैं, जैसे मान लो कि यहां पे कोई 3 प्रतिरोध है और उसका वैल्यू 3 बटा 4 आ गया तो 1 बटा आरपी इक्वल टू 3 बटा 4 लिखते हैं। अब यहां पे आरपी इंटू 3 इक्वल टू 4, तो ये आरपी इक्वल टू हमारा 4/3 हो जाता है। तो ये कब होगा तो सर जब वैल्यू रेसिप्रोकल में आएगा तब होगा। लेकिन परिणामी प्रतिरोध के लिए ओरिजिनल फॉर्मूला तो सर यही है। तो जब भी परिणामी प्रतिरोध की बात की जाएगी तो सर फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे 1 बटा आरपी इक्वल टू 1 बटा आर वन प्लस 1 बटा आर टू प्लस 1 बटा आर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया जाना चाहिए। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा वाइटल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हमको 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है और 12 ओम के कितने प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। मेरे मित्र जब आप कहते हो कि गुरुजी ये 1 बटा आरपी इक्वल टू 1 बटा आर वन प्लस 1 बटा आर टू प्लस 1 बटा आर थ्री होता है, तो आपको अगर ये कहा जाए कि इस तरह के प्रतिरोध n बार है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी तब तो हम सीधे 1 बटा आरपी इक्वल टू क्या लिखेंगे n बार लिखेंगे। मेरे मित्र यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 1 बटा आरपी यानी कि ये हमारा समतुल्य प्रतिरोध है। अब आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध आपको प्राप्त करना है तो आप कहेंगे सर 1 बटा 4 इक्वल टू हम लोग 12 ओम प्रतिरोध को कितने 12 ओम के कितने प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते 1 बटा 4 इक्वल टू n बटा 12, आप कहिएगा बिल्कुल कह सकते हैं। तो सर जी n इंटू 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा और 4 तिया 12 होता है, n इक्वल टू 3। आप 12 को सर आप इस तरह से जोड़ लो 1 बटा 12 1 बटा 12 और 1 बटा 12। परिणामी प्रतिरोध कितना आएगा आप कहेंगे सर 4 ओम। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 6 ओम 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है तो परिणामी प्रतिरोध डैश होगा। मेरे मित्र ये क्वेश्चन आप सबों के लिए होमवर्क है और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि राम ने क्या करा तो 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित करने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो मेरे मित्र यहां पे आपको याद रखना होगा कि जो शक्ति है वो किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो सर एक तो P इक्वल टू वी आई के फॉर्म में लिखते हैं, दूसरा P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर के फॉर्म में लिखते हैं।
यानी कि आप सबों को मालूम है कि पावर जो है वो v स्क्वायर बटा आर के फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो हम कहेंगे सर जी शक्ति यहाँ पे 50 वाट है और v स्क्वायर हमें निकालना है, जबकि सॉरी आपका v स्क्वायर सॉरी v दिया हुआ है तो ये 220 गुना 220 हो जाएगा। अब बटा आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध ना, तो सर ये R हो जाएगा। मेरे भाई जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा, आप कहेंगे सर 50 गुना R इक्वल टू हम लोग 220 गुना 220 लिख सकते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 गुना 220 अब बटा 50 डिवाइड कर लीजिएगा 968 आएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। बताइए ना सॉल्व होगा। आप कहिएगा कि सर धारा को 2 गुना कर दिया जा रहा है यानी कि I डैश इक्वल टू, अगर हम मान ले कि प्रारंभिक धारा I है तो आप कहेंगे सर I डैश इक्वल टू 2I हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि विभवांतर को आधा कर दिया जा रहा है, तो मान ले कि आपका जो पुराना वाला प्रतिरोध है या प्रारंभिक प्रतिरोध सॉरी प्रारंभिक विभवांतर है वो कितना है सर V है, तो जो नया वाला विभवांतर होगा वो V/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही ना होगा। आप कहेंगे सर R डैश इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, R डैश इक्वल टू हम लोग लिखेंगे V डैश बटा I डैश, यही ना लिखेंगे सर। R डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे V डैश बटा I डैश। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी R डैश इक्वल टू यहाँ पे V का वैल्यू हम लोग V/2 रखेंगे और I डैश का वैल्यू कितना रखेंगे 2I। मेरे मित्र V/2 इंटू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर V/2 इंटू ये 1/2I हो जाएगा, 1/2I। मेरे मित्र V बटा क्या हो जाएगा 4I, V/4I। आप क्या कहोगे कि गुरुजी जो हमारा R डैश है वो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू V/I, यानी कि आपका जो R डैश होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर हम पुराने प्रतिरोध का 1/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर अगर हमारा प्रारंभिक धारा I है और विभवांतर V है तो प्रतिरोध R इक्वल टू V/I होगा, तो सर V/I की जगह R नहीं रख सकते हैं। आप कहेंगे सर नया वाला प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा पुराने प्रतिरोध का 1/4 हो जाएगा, तो सही आंसर प्रतिरोध 1/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदु A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या कहोगे सर, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 3 ओम के प्रतिरोध हैं और यहाँ पे ये 3 ओम के प्रतिरोध हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भी 3 ओम के प्रतिरोध हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये दोनों आपको श्रेणी क्रम में लग रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल लग रहा है। तो श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा सर जी 6 ओम और ये कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 ओम। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये समांतर क्रम में है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी हम लोग इसको 1/6 प्लस 1/3 कर देंगे। ध्यान में रखेंगे ये श्रेणी क्रम तो 6 हो गया और ये समांतर क्रम है इस दोनों के साथ, तो आप कहेंगे सर समतुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो 1/6 प्लस 1/3 आएगा। मेरे मित्र आप सभी जब इसका एलसीएम लेंगे 6 और 3 का तो क्या कहेंगे कि सर ये हम लोग 3 दूना 6 और 3 एकम 3 करेंगे, तो यहां पे हमारा एलसीएम 6 होगा। ध्यान में रखेंगे 1/RP निकाल रहे हैं हम लोग किसका, तो सर इसका इसके साथ क्या कहिएगा कि सर 1 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 1 3, 3/6। क्या कहेंगे मेरे मित्र कि सर जी 1/RP इक्वल टू 3/6 लिख सकते हैं और RP इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे RP इक्वल टू 6/3 यानी कि 3 दूना 6, 2 ओम आ जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक के सभी क्वेश्चन को आप सभी आसानी से समझ पाए होंगे और लाइट भी कट चुकी है। तो मेरे मित्र आप सभी को अगर इस तरह का क्वेश्चन दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब सरलता से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।